अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द बेस एकेडमी। आज हमने डिस्कस करना है फर्स्ट ईयर फिजिक्स के चैप्टर नंबर 7 के एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चंस। इससे पिछली वीडियो में हमने हाफ शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। इस वीडियो में हम जो रिमेनिंग हाफ शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो आप पिछली वीडियो भी देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में उसका लिंक मौजूद है, आप वहां से क्लिक करके पिछले क्वेश्चन भी देख सकते हैं। तो आज हमने क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे पूछा गया है कि वो कंडीशंस बताइए जिन कंडीशंस के तहत दो सिंपल हार्मोनिक मोशन, दो डिफरेंट सिंपल हार्मोनिक मोशंस, उनको अगर ऐड करें तो उनको ऐड करने से जो नई इक्वेशन आए या जो नया सिंपल मोशन आए वो भी सिंपल हार्मोनिक मोशन ही हो। तो क्या कंडीशंस हैं बच्चों? इसमें हमारे पास दो डिफरेंट सिंपल हार्मोनिक मोशन हो सकते हैं और उन सिंपल हार्मोनिक मोशंस से आपको पता है कि वेव्स प्रोड्यूस होती हैं। तो अगर हम यहां पर वेव्स के ग्राफ बना लें तो वेव्स कुछ यूं हो सकती हैं। मसलन जो पहला सिंपल हार्मोनिक मोशन है ये उसकी रिप्रेजेंटेशन है, और जो दूसरा सिंपल हार्मोनिक मोशन है, बच्चों ये दो डिफरेंट सिंपल हार्मोनिक मोशंस हैं। अब सबसे पहली चीज जो आप देख रहे हैं, इनकी पीक्स के दरमियान, ये थोड़ी पीक्स मुझे सही नहीं बनी, चले ठीक है, तो ये जो पीक्स हैं इनकी पीक्स के दरमियान डिस्टेंस सेम है, मतलब इनकी फ्रीक्वेंसी या टाइम पीरियड सेम है। इसका मतलब है कि अगर दोनों सिंपल हार्मोनिक मोशंस में हमारे पास नंबर 1 फ्रीक्वेंसी या टाइम पीरियड सेम होगा, ठीक है, तो उनको ऐड करने से जो नया मोशन आएगा वो भी सिंपल हार्मोनिक ही होगा। तो फ्रीक्वेंसी शुड बी सेम। बच्चों देखिए, एम्पलीट्यूड कम ज्यादा हो सकता है, ये हो सकता है कि इसका एम्पलीट्यूड थोड़ा है, इसका ज्यादा है। एम्पलीट्यूड कम ज्यादा हो उससे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फ्रीक्वेंसी या टाइम पीरियड सेम होना चाहिए। नंबर 2, बच्चों इन दोनों के दरमियान अभी कोई फेज डिफरेंस नहीं है। ये देखें, कोई फेज डिफरेंस नहीं है, तो इसका मतलब है कि फेज डिफरेंस या तो नहीं होना चाहिए, और अगर फेज डिफरेंस हो तो वो क्या होना चाहिए, वो कांस्टेंट होना चाहिए, यानी कि इनको कोहेरेंट होना चाहिए। दोनों सोर्सेज को क्या होना चाहिए, कोहेरेंट होना चाहिए। इनके दरमियान जो फेज डिफरेंस है वो क्या होना चाहिए बच्चों, वो कांस्टेंट होना चाहिए। कांस्टेंट फेज डिफरेंस के उनकी नेचर भी सेम होनी चाहिए, यानी कि अगर एक वेव मैकेनिकल है तो दूसरी भी मैकेनिकल होनी चाहिए, अगर एक वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है तो दूसरी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ही होनी चाहिए। तो हम ये कह सकते हैं कि उनकी जो नेचर है, नेचर को भी सेम होना चाहिए। क्लियर हो गया बच्चों? तो ये था क्वेश्चन नंबर 8। अब हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 जो है बच्चों, इसमें हमें यह कहा गया कि आपने बताना है कि बल्कि प्रूव करना है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में जहां एक्सेलरेशन की वैल्यू मैक्सिमम होती है वहां वेलोसिटी जीरो होती है, मिनिमम होती है या जीरो होती है, और जहां वेलोसिटी मैक्सिमम होती है वहां एक्सेलरेशन मिनिमम होता है। वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के दरमियान रिलेशन। तो बच्चों सबसे पहले ये रिलेशन हम देख लेते हैं जी, एट मीन पोजीशन। अच्छा, सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करने वाले हमारे पास डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, डिफरेंट सिस्टम्स हो सकते हैं। सिंपल पेंडुलम हो सकता है, हमारे पास मैस अटैच्ड टू स्प्रिंग हो सकता है। तो यहां पर हम जो बात करेंगे, हमारे पास, हम बात कर रहे हैं ना सिंपल हार्मोनिक मोशन की, तो हमारे पास एक सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर भी तो होना चाहिए, यानी कि कोई भी ऐसा सिस्टम जो सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है वो भी तो हमारे पास होना चाहिए। तो यहां पर हम जो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर ले रहे हैं ना, वो हम ले रहे हैं मैस अटैच टू स्प्रिंग। तो मैस अटैच टू स्प्रिंग वाले सिस्टम की जो वेलोसिटी होती है बच्चों, उस वेलोसिटी का फार्मूला हमारे पास क्या होता है बच्चों, तो मैस अटैच टू स्प्रिंग जो है इसके अंदर जो हमारे पास वेलोसिटी का, इस ऐसे हार्मोनिक ऑसिलेटर की जो वेलोसिटी है उसका ये फार्मूला हमारे सामने, ओमेगा एक्स नॉट 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर एक्स नॉट स्क्वायर। अभी बात हो रही है मीन पोजीशन की। बच्चों मीन पोजीशन पे आपको पता है कि हमारा जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो जीरो होता है, क्योंकि मीन पोजीशन वो पोजीशन होती है जहां हमारा ऑब्जेक्ट जहां से अपने मोशन को स्टार्ट करता है, तो मीन पोजीशन पे हमेशा डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा। तो एक्स जीरो पुट करें जरा यहां पे, तो हमारे पास जो वेलोसिटी है वो आ जाएगी ओमेगा एक्स नॉट इंटू
1 माइनस एक्स की जगह 0 पुट कर दें ओवर एक्स नॉट स्क्वेयर। बच्चों 0 डिवाइडेड बाय समथिंग 0 हो जाएगा और 1 माइनस 0 1 होगा, तो हमारे पास आंसर आएगा ओमेगा एक्स नॉट इंटू 1 माइनस 0। 1 माइनस 0 1 नहीं होता है और 1 का अंडर रूट भी 1 नहीं होता है, तो बच्चों वेलोसिटी हमारे पास क्या आ गई, ओमेगा एक्स नॉट। तो मेन पोजीशन पे हमारे पास वेलोसिटी आ गई ओमेगा एक्स नॉट। अब हम मेन पोजीशन पे एक्सेलरेशन को देख लेते हैं। तो बच्चों एक्सेलरेशन का फार्मूला हमारे पास क्या है, a इज इक्वल टू, अगर हम उसके मैग्नीट्यूड की बात करें तो a इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स। अब x की जगह 0 पुट करें जरा यहां पे, तो a इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर इंटू 0। तो बच्चों a हमारे पास क्या आ गया, 0। इसका मतलब है कि मेन पोजीशन पे एक्सेलरेशन 0 है, लेकिन वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी मैक्सिमम है, और वो कितनी है, ओमेगा एक्स नॉट। अब चलते हैं हम एक्सट्रीम पोजीशन पे, एट एक्सट्रीम पोजीशन। बच्चों एक्सट्रीम पोजीशन पे आपको पता है x क्या होता है, x नॉट, यानी कि हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है वो मैक्सिमम होता है। जब आप एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंच जाते हो तो डिस्प्लेसमेंट आपका मैक्सिमम होता है, और मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को क्या बोलते हैं भला, एम्पलीट्यूड। तो ये x नॉट क्या है, एम्पलीट्यूड। बच्चों अब ये x की वैल्यू आप वेलोसिटी में भी पुट करें और एक्सेलरेशन में भी, तो वेलोसिटी का फार्मूला हमारे पास क्या है, v इज इक्वल टू एक्स नॉट ओमेगा इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर एक्स नॉट स्क्वायर। ठीक है, अब x की जगह एक्स नॉट पुट करें, v इज इक्वल टू एक्स नॉट ओमेगा इंटू 1 माइनस एक्स की जगह एक्स नॉट स्क्वायर ओवर एक्स नॉट स्क्वायर। बच्चों ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल, क्या बचेगा 1, तो ये आ गया एक्स नॉट ओमेगा इंटू 1 माइनस 1, 1 माइनस 1 क्या होता है, 0। तो बच्चों वेलोसिटी हमारे पास क्या आ गई, 0। तो एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी क्या हो गई, 0। अब बात करते हैं एक्सेलरेशन की। तो एक्सेलरेशन किसके बराबर होता है, ओमेगा स्क्वायर एक्स, लेकिन एक्स की जगह हमें क्या पुट करना है, एक्स नॉट। तो बच्चों एक्सेलरेशन क्या हो गया है, मैक्सिमम। इसका मतलब है कि हमने प्रूव कर दिया जहां वेलोसिटी मैक्सिमम होगी एक्सेलरेशन मिनिमम होगा, 0 होगा, और जहां एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगा वहां वेलोसिटी 0 होगी या मिनिमम होगी। क्लियर हो गया जी, तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद हमारे पास होगा जी क्वेश्चन नंबर, ये 9 था, तो क्वेश्चन नंबर 10। यहां पर हमें कुछ इक्वेशंस दिए हैं और हमसे पूछा गया है कि इन इक्वेशंस को आप एक्सप्लेन करें। जो पहली इक्वेशन है वो है y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस 5। y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस 5। बच्चों ये इक्वेशन एक वेव इक्वेशन है, यानी कि ये इक्वेशन डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर रही है, यानी कि वो ऑब्जेक्ट जो सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है, ये इक्वेशन उसके डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन है। और इसमें y क्या है, इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट, यानी कि वो ऑब्जेक्ट जो सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है उसका डिस्टेंस फ्रॉम मीन पोजीशन एट एनी इंस्टेंट। क्लियर हो गया। a क्या है, एम्पलीट्यूड, और ये साइन ओमेगा टी प्लस 5 क्या है, ये है फेज। ये क्या है बच्चों, फेज। दूसरी इक्वेशन है a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। इसमें a क्या है, टेजेंशियल या लीनियर एक्सेलरेशन, ओमेगा क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, इसको हम एंगुलर वेलोसिटी भी कहते हैं, दोनों सेम होती हैं, और x क्या है, इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट, सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करने वाले ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट। तो बच्चों ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 10। उसके बाद क्वेश्चन 11 है, एक्सप्लेन द रिलेशन बिटवीन टोटल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी फॉर अ बॉडी ऑसिलेटिंग विद सिंपल हार्मोनिक मोशन। बच्चों कोई भी ऑब्जेक्ट जो सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा होता है उसकी काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी को हम रिलेट करना है। तो बच्चों कोई भी ऑब्जेक्ट जो सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा होता है अगर हम ग्राफिकली देख लें तो जरा ज्यादा अच्छा हमें समझ आ जाएगा। ठीक है, तो बच्चों हम ग्राफ बना लेते हैं जी। इस क्वेश्चन में पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी, इसमें क्या रिलेशन होता है। कोई भी ऑब्जेक्ट जो सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है उसकी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में क्या रिलेशन है, उसको ज्यादा बेहतर समझने के लिए हम सिंपल हार्मोनिक मोशन में काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का एक ग्राफ बना लेते हैं। तो ये देखिए यहां पर ये लाइन जो है बच्चों, ये लाइन रिप्रेजेंट कर रही है
हमारी मीन पोजीशन को, और ये लाइन, ये दोनों पॉइंट्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक्सट्रीम पोजीशन को। ठीक है बच्चों, ये जो ग्रीन लाइन है, ये जो ग्रीन ग्राफ है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है पोटेंशियल एनर्जी को, और ये जो ब्लू ग्राफ है ये रिप्रेजेंट कर रहा है काइनेटिक एनर्जी को। बच्चों शुरू में स्टार्ट में ये देखें, ये हमारी एक्सट्रीम पोजीशन है। तो स्टार्ट में जो एक्सट्रीम पोजीशन है वहां पर देखें हमारी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो मैक्सिमम है। तो यहां पर ये लाइन मैक्सिमम को शो कर रही है और ये लाइन जीरो एनर्जी को शो कर रही है। बच्चों स्टार्ट में जब x इज इक्वल टू माइनस एक्स नॉट है, यानी कि आप एक्सट्रीम पोजीशन पे खड़े हैं, उस वक्त आपकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, लेकिन उसी वक्त आप देखें जो ब्लू ग्राफ है वो जीरो पे है। तो ब्लू ग्राफ का जीरो पे होने का मतलब है कि यहां पर जो काइनेटिक एनर्जी है वो जीरो है। बच्चों एक्सट्रीम पोजीशन की बात की जाए, ठीक है, तो यहां पर आप लिख भी सकते हैं एट एक्सट्रीम पोजीशन। ठीक है, एक्सट्रीम पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो गई और काइनेटिक क्या होगी, जीरो। इसका मतलब है कि जब पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी उस वक्त काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, जीरो। उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी ने, ये देखें ग्राफ नीचे को जा रहा है, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है, कम हो रही है। ठीक है, लेकिन काइनेटिक क्या होना शुरू हो गई है, बढ़ना शुरू हो गई है। जहां पर ये ग्राफ क्रॉस कर रहा है इस पॉइंट पर, इसका मतलब है कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी क्या है, सेम है। जहां ग्राफ क्रॉस कर रहा है वहां काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी सेम है। इसके बाद देखें ब्लू ग्राफ आगे जा रहा है, इनके काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है और पोटेंशियल क्या होना शुरू हो गई है, कम। तो जब आप मीन पोजीशन पे, ये लाइन मीन पोजीशन को शो कर रही है, जब आप मीन पोजीशन पे पहुंच गए तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई है, जीरो। यहां पर मीन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो गई है, लेकिन यहां पर काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई है, मैक्सिमम। बच्चों एक एनर्जी मैक्सिमम होती है तो दूसरी जीरो होती है। ठीक है, एक मैक्सिमम होती है दूसरी जीरो होती है। अब मीन पोजीशन के बाद हम दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ जाना शुरू हो गए, तो देखें दोबारा से फिर पोटेंशियल एनर्जी क्या होना शुरू हो गई, बढ़ना शुरू हो गई, और काइनेटिक एनर्जी क्या होना शुरू हो गई, कम। यहां पर फिर उन्होंने क्रॉस किया, जहां ये दोनों ग्राफ क्रॉस कर रहे हैं वहां काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी क्या है, सेम है। उसके बाद फिर क्या हुआ, पोटेंशियल एनर्जी यहां पहुंचकर, यानी कि जब दोबारा हम दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन पे गए, हम एक एक्सट्रीम पोजीशन से आ रहे हैं दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ, तो जब हम दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन पे गए तो दोबारा से फिर हमारी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो गई और काइनेटिक एनर्जी हमारी दोबारा से जीरो हो गई। तो बच्चों एक्सट्रीम पोजीशन पे पोटेंशियल होती है मैक्सिमम, काइनेटिक होती है जीरो। मीन पोजीशन पे काइनेटिक मैक्सिमम होती है और पोटेंशियल जीरो होती है। एक्सट्रीम पोजीशन और मीन पोजीशन के दरमियान काइनेटिक भी होती है और पोटेंशियल भी होती है, लेकिन इस पूरे साइकिल में जो टोटल एनर्जी है वो कंजर्व करती है, वो कांस्टेंट रहती है। तो ये हमने देखा सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करने वाले ऑब्जेक्ट के लिए एनर्जीज का इंटरचेंज आपस में किस तरह से होता है। इसके बाद जी हमारे पास जो लास्ट क्वेश्चन है, आई थिंक ये क्वेश्चन नंबर जो है हमारे पास 11 है, सॉरी 12 है। कुछ कॉमन फिनोमेनास बताएं जहां पर ट्यूनिंग जो है वो इंपॉर्टेंट रोल, सॉरी रेजोनेंस जो है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो बच्चों इसमें सबसे पहले हमारे पास इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस की मिसाल अगर लें तो बहुत कॉमन एग्जांपल है रेडियो। ठीक है, पुराने ज़माने में रेडियो होता था, आजकल तो शायद आप रेडियो की ट्यूनिंग से वाकिफ़ नहीं होंगे उस तरह से। तो रेडियो में क्या होता है बच्चों, एक नॉब होता है, उस नॉब को जब हम घुमाते हैं तो उस नॉब को घुमाने से हम अपना जो रेडियो सेट है उसकी जो रिसीविंग, उसका जो रिसीवर है उसकी फ्रीक्वेंसी को चेंज करते हैं। क्यों चेंज करते हैं, क्योंकि बाहर से स्पेस से, हवा से, जो हमारा एटमॉस्फेयर है, हवा से बहुत सारी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, ठीक है, माइक्रोवेव्स वगैरह, वो आ रही हैं। ठीक है, बहुत सारे चैनल्स जो हैं उनकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, बहुत सारे चैनल की जो वेव्स हैं वो उस रेडियो सेट तक पहुंच रही हैं। हमें उसमें से चूज करना है एक खास चैनल को। अब क्या करेंगे, हम अपने रेडियो की फ्रीक्वेंसी सेट करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं सुनना चाहता हूं 92 FM, तो मैं अपने रेडियो की फ्रीक्वेंसी का जो रिसीवर है उसको सेट करूंगा 92 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पे। जब मेरे रेडियो की फ्रीक्वेंसी और जो इनकमिंग चैनल्स की वेव्स आ रही हैं उनमें से किसी एक की फ्रीक्वेंसी मैच करेंगे तो रेजोनेंस हो जाएगी। रेजोनेंस के नतीजे में वो जो खास चैनल आप सुनना चाहते हैं
ठीक है, वो सेलेक्ट हो जाएगा, क्योंकि रेजोनेंस पर जो एनर्जी की एब्जॉर्प्शन होगी वो मैक्सिमम होगी और वो जो खास चैनल आप सुनना चाह रहे हैं वो सेलेक्ट हो जाएगा। तो ये एक कॉमन एग्जांपल है रेडियो की ट्यूनिंग की। दूसरी एक और एग्जांपल हम ले सकते हैं मैकेनिकल रेजोनेंस की। उसमें हमारे पास स्विंग की एग्जांपल है। बच्चों जो स्विंग होती है, वो जो बच्चे झूला जिससे खेलते हैं, ठीक है, स्विंग जो है, जब स्विंग आपकी तरफ आती है, आप आगे खड़े होते हैं, आप ऐसे पुश करते हैं स्विंग को, तो स्विंग का आप तक आने का टाइम और आपकी फोर्स का लगने का टाइम, जब ये दोनों टाइम पीरियड सेम हो जाते हैं तो रेजोनेंस की वजह से स्विंग पर एक लार्ज फोर्स लगती है और स्विंग का जो एम्पलीट्यूड है वो बढ़ जाता है, वो ज़्यादा दूर तक जाती है। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल है मैकेनिकल रेजोनेंस की। ठीक है बच्चों, इसके साथ ही हमारे चैप्टर 7 के शॉर्ट क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। थैंक यू। अल्लाह।